बजरंग मुनि। बजरंग मुनि अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? बजरंग मुनि ये नाम सुना क्यों नहीं गया? केजरीवाल को नेता बनाए कैसे? जब बजरंग मुनि आते हैं तो सिक्के की इस पहलू पर बात करते हैं, किस लॉजिक के आधार पे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे और अंदरूनी पहलू हैं जिस पर और गहन अध्ययन करना चाहिए। क्यों बढ़ाया आपने? क्या हुआ था उस समय और क्यों आपने ये सवाल किया था? जो लगातार हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय को ये बोल रहे हैं लाउड स्पीकर हटा दीजिए, कोई ये कह रहा है कि लाउड स्पीकर दोनों जगह से हटा दीजिए। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये लेना ही चाहिए। बजरंग मुनि अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? बजरंग मुनि। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत, नंदन अभिनंदन। आप सभी जानते हैं कि जमावड़ा और द अनटोल्ड स्टोरी हम लगातार करते आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपने बहुत सारा प्यार भी दिया। आज जमावड़े के इस खास कार्यक्रम में हम मौजूद हैं बजरंग मुनि के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत, नंदन आपका अभिनंदन न्यूज प्लस 21 में। नमस्कार। बजरंग मुनि, राजनीतिक शास्त्र कहूँ या राजनीतिक पंडित कहूँ, बैठ जाते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि केजरीवाल को जिताने में, उनको एक नेता बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि बजरंग मुनि आखिरकार ये नाम सुना क्यों नहीं गया, क्यों नहीं आया सामने? तो सब कुछ चर्चा शुरू करूं आज के विषय पर। सबसे पहले यही जान लेता हूं, केजरीवाल को नेता बनाए कैसे, कहाँ मुलाकात हुई आपकी बजरंग मुनि जी? मैं जब रामानुजगंज में नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में सफलतापूर्वक लोक स्वराज्य को सिद्ध कर पाया, तो मेरे मन में ये आया कि बस अब तो दिल्ली चल करके और बड़े बड़े नेताओं को वहां पर समझा देंगे अपनी बात, सब समझ जाएंगे। तो मैं रामानुजगंज छोड़ दिया। अच्छा। और दिल्ली में एक मकान किराए में लेकर के वहां पर रहने लग गया। और फिर वहीं पर जब मेरा नाम फैला खूब वहां दिल्ली में, तब अरविंद केजरीवाल जी मिलने आए हमसे। और फिर हम लोग मिल करके काफी चर्चाएं करते रहे वहां पर। और करते करते फिर उन्होंने कहा कि मैं स्वराज्य पर आपसे कुछ सीखना चाहूँ, स्वराज्य विषय। मैं कहा कि अगर ये सीख रहा है तो रामानुजगंज में बैठ कर। अच्छा, उस समय युवा रहे होंगे, खूब जोश रहा होगा। नहीं, मेरी उम्र उस समय 2007 की बात है। तब 2007 2007 नहीं तो उम्र की सीमा आपकी क्या ही, आपकी आवाज, आपकी तन्मयता और लगातार जिस हिसाब से आप विषयों पर बात करते हैं, आपको लगता है कि आपको ये कहा जाए कि आप 70 प्लस हैं या उम्र दराज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए? अच्छा, ये मैं अभी तक तो वृद्ध अपने को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र तो अभी 80 प्लस है। जब 90 प्लस हो जाएगी तब उसके बाद आप चर्चा करिएगा। अभी ठीक है, मतलब युवा मानते हैं अपने आप को। एकदम भाई है तो अभी। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा था कि जब मुलाकात हुई तो एक तन्मयता और युवा के साथ मिले होंगे, जोश के साथ, जो भी आप। ठीक है, तो बजरंग मुनि जी, मुझे एक बात समझ नहीं आता है। पूरी दुनिया इस सिक्के की, देखिए, इस पहलू पर बात करती है, लेकिन जब बजरंग मुनि आते हैं तो सिक्के की इस पहलू पर बात करते हैं। आखिर क्यों आप हर चीजों में जो है एक बड़ा जो है खेल लेकर आते हैं? जब पूरी दुनिया इस तरफ देख रही होती है तो आप उसे किसी दूसरे एंगल से देख रहे होते हैं। सीखा कहाँ से आपने और क्या क्या अब तक इसका फायदा हो पाया है सामाजिक स्तर पर? देखिए, मैंने बचपन से ही जब अनुभव किया कि दुनिया बिल्कुल ठीक दिशा में नहीं जा रही है। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग का भी अंतिम चरण। तो मुझे ये समझ में आया कि अब युग परिवर्तन का टाइम आ रहा है। और युग परिवर्तन का जब टाइम आ रहा है तो हमको बिल्कुल ही भिन्न दिशा में रिसर्च तो करना चाहिए। दुनिया जब गलत दिशा में जा रही है, भौतिक उन्नति इतनी तेज हो रही है, नैतिक पतन हो रहा है, तो मैं इसको सफलता मानूं कि असफलता मानूं? और तब मैंने बचपन से ही ये रिसर्च करना शुरू किया कि दुनिया गलत दिशा की ओर क्यों जा रही है, कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। और इसी पर मैंने अपने पूरे जीवन खपा दिया। तो आपको नहीं लगता बजरंग मुनि जी की कहीं न कहीं आपने एक अपना नया कंपास तय कर रखा है? जिस प्रकार से जो है लोगों ने भारत की खोज की, उस प्रकार आपने समाज की एक अलग तरीके से खोज कर रखी है, एक नया कंपास तय कर रखा है। देखिए, ये तो भविष्य बताएगा इस संबंध में। मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। ठीक। मैंने
मैंने समाज शास्त्र पर नहीं सोचा है, समाज विज्ञान पर काम किया है। तो समाज विज्ञान पर जो मैंने सोचा है, अब मैं अपने मेरे जीवन काल से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, बाद में समाज इस पर विचार करेगा, मैं क्या कर सकता। ठीक, चलिए अब विषय पर जाऊं उससे पहले एक अंतिम सवाल होगा, समाज शास्त्र बड़ा या समाज विज्ञान बड़ा, और बड़ा तो क्यों? नहीं, समाज विज्ञान रिसर्च करता है और समाज शास्त्र उस रिसर्च के निष्कर्ष को समाज शास्त्र के रूप में समाज तक पहुंचाता है। तो समाज विज्ञान बड़ा है, कठिन है, और समाज विज्ञान पर रिसर्च हजारों वर्षों के बाद कोई ऐसा रिसर्च निकलता है, अन्यथा समाज विज्ञान पर कोई काम करता नहीं है, समाज शास्त्र ही फॉलो करते हैं सब लोग। ठीक, तो आप समाज शास्त्री या समाज विज्ञानी? समाज विज्ञानी। समाज शास्त्र से मेरा क्या लेना? समाज शास्त्र के हर एक पहलुओं को खोजते हैं। नहीं, समाज शास्त्र में जो अभी रूढ़िवाद आ गया है, क्योंकि जब शास्त्र जो बोलते हैं वो समय बदलने के बाद रूढ़ि के रूप में बदल जाता है, तो वर्तमान समय में जो हजारों वर्षों में समाज शास्त्र के साथ रूढ़िवाद आया, और जब रूढ़िवाद आता है तब समाज विज्ञान शुरू होता है, और समाज विज्ञान जब शुरू होता है तो वो रिसर्च करके रूढ़ि को चैलेंज करता है और फिर से समाज शास्त्र आता है, ये होता है। ठीक, अब मैं पहले आपको बता दूं, चर्चा पे जाऊं उससे पहले एक अंतिम बात ये बता देता हूं कि हमने इससे पहले भी बजरंग मुनि के साथ एक खास वार्ता की थी, डिबेट जो जमावड़ा के माध्यम से हुआ था, तमाम विषयों पर बात हुई थी। और कौन है बजरंग मुनि, अगर ये भी आपको जानना है तो आप जरूर इसके पहले वाला जो एपिसोड हमने किया था जमावड़े में, आप देख सकते हैं। अब चलता हूँ विषय पर। लगातार मांग हो रही है, बढ़ रही है कि भाई पेट्रोल के दाम को कम कर दिया जाए, और जितना मैं आपको समझ पाया हूँ और लगातार जो आप बात कहते आए तमाम जगहों पर कि कम करने की बजाय उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया जाए, किस लॉजिक के आधार पे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? जब पूरी दुनिया एक तरफ है तो बजरंग मुनि किस दुनिया की ओर जा रहे हैं, और कौन समर्थन करेगा बजरंग मुनि? ये सारी दुनिया में बुद्धिजीवी हमेशा श्रम शोषण के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं। भारत ने कुछ अलग तरीका खोजा था उस समय, और पश्चिम ने अलग तरीका खोजा। तो कृत्रिम ऊर्जा सस्ती हो, ये पश्चिम ने खोज करके श्रम शोषण के लिए निकाला, क्योंकि बुद्धिजीवी हमेशा प्लान बनाता है श्रम शोषण का। ये कृत्रिम ऊर्जा को सस्ता करना श्रम शोषण का सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के आधार पर सारी दुनिया वर्तमान समय में कृत्रिम ऊर्जा को सस्ता करना चाहती है, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था पर पूंजीपतियों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, शहरी लोगों का इनका वर्चस्व है। ठीक, अब ये बता दीजिए कैसे करेंगे, क्या इससे फायदे होंगे, जरा इसको डिटेल में समझाइए। देखिए, कृत्रिम ऊर्जा का अगर मूल्य 2.5 गुना कर दिया जाए वर्तमान समय में, सारे जो टैक्स अभी लग रहे हैं कृषि उत्पादन पर, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, कृषि उत्पादक, ये सारे टैक्स समाप्त हो जाएंगे। ठीक, एक दूसरा एक लाभ ये होगा कि श्रम की मांग बढ़ जाएगी। तो श्रम की मांग बढ़ जाएगी तो श्रम और बुद्धि के बीच का अंतर कम हो जाएगा। तीसरी स्थिति ये आएगी कि डीजल पेट्रोल की खपत घट जाएगी और विदेशों से आयात कम हो जाएगा हमारा, तो इससे हमारा बजट संतुलित हो जाएगा सरकार का। चौथा लाभ ये होगा कि वायु प्रदूषण कम हो जाएगा, तो वायु प्रदूषण कम होने से भी हमको लाभ होगा। पांचवा लाभ यह भी होगा कि आर्थिक विषमता कम हो जाएगी, गरीब और अमीर के बीच में जो खाई बढ़ रही है कम होगी, बराबर नहीं, बराबर तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति बराबर योग्यता के नहीं है तो विषमता कभी बराबर हो ही नहीं सकती। अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है। कम जरूर हो सकती है, तो ये कम हो जाएगी इस प्रकार से अगर डीजल पेट्रोल बिजली का दाम। तो अब जरा रुकते हैं, अब जरा इसको समझिए कि उच्च वर्ग की विषमता कम होगी कि निम्न वर्ग की विषमता कम होगी, या मध्यम वर्ग को इससे फायदा होगा? नहीं, जो निम्न वर्ग है, जो श्रम का ज्यादा उपयोग करता है, उसकी स्थिति ऊपर जाएगी, सुधरेगी, और जो उच्च वर्ग है, जो ज्यादा कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करता है, उसकी स्थिति नीचे आएगी, क्योंकि कृत्रिम ऊर्जा का दाम बढ़ जाएगा।
तो उसकी स्थिति नहीं जाएगी, बीच वाले करीब करीब यथास्थिति में रह जाएंगे। ठीक, बराबर रह जाएंगे। हाँ, बराबर रहेंगे। तो अब दूसरे पॉइंट को आप समझाइए कि कैसे जो है अगर इसको कम करते हैं तो निम्न वर्ग को क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, निम्न वर्ग का एक तो कि श्रम की मांग बढ़ेगी, तो श्रम की मांग बढ़ने से निम्न वर्ग को बहुत लाभ होगा। ठीक। एक दूसरा एक लाभ ये होगा कि सरकार के पास इतना ज्यादा धन आ जाएगा कि वो सारा टैक्स खत्म करने के बाद भी सरकार जो बचा हुआ धन है वो बराबर बराबर बांट देगी। और मैंने जो कैलकुलेट किया है उस हिसाब से करीब करीब 2000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार नहीं, इतना हम कृत्रिम ऊर्जा की सब्सिडी दे सकते हैं लोगों को। कैसे, किस आधार पर? प्रत्येक व्यक्ति को हम बांटेंगे। किस आधार पर? क्योंकि जो कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य जब हम 2.5 गुना करेंगे तो 2.5 गुना करने से जितना धन हमको प्राप्त होगा वो सारा का सारा पहले कुछ टैक्स माफ करके हम बांट देंगे लोगों को। अच्छा, तो जब 2011 के बाद से जनगणना नहीं हो पाई है तो आप प्रति व्यक्ति आय किस आधार पर निकालेंगे? नहीं, प्रति व्यक्ति आय मैं प्रति व्यक्ति आय नहीं निकाल रहा। 2000 कैसे मिलेगा? नहीं, 2000 रुपया प्रति व्यक्ति को मिलेगा। आय मतलब गरीब अमीर का भेद नहीं। प्रत्येक पूरी 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी को हम 2000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह ऊर्जा सब्सिडी दे देंगे। जब अच्छा, महंगाई नहीं बढ़ेगी? आपको नहीं लगता है कि आप कम कर सिर्फ एक बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि जब आप सरकार को जितना टैक्स चाहिए आप टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं केवल। तो जो टैक्स आप अभी वसूल कर रहे हैं जिन चीजों से, वो टैक्स माफ करके कृत्रिम ऊर्जा पर लगा देंगे। अच्छा, अब आप सोचिए जरा बजरंग मुनि जी, लॉजिकली सोचिएगा क्योंकि बड़े रिसर्चर रहे। बताइए, आप सोचिए जरा कि एक चीज पर सिर्फ टैक्स लगेगा 2.5 गुना, अचानक कोई आपदा हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में राजस्व कहां से आएगा? जब सब कुछ बराबर है, हमारे पास बची हुई राशि नहीं है, तो आपदा के समय में अब पैसे कहां से आएंगे? किस आधार पर इसको निकालेंगे? नहीं, जब हम कृत्रिम ऊर्जा पर टैक्स लगा रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसिन, कोयला और गैस, इनकी हम मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। अब आपका कहना है कि मान लीजिए अगर ये सब कुछ खत्म हो जाए पूरा का पूरा, तो हमको फिर वाले जरूरत भी क्या रहेगी? क्योंकि अपने आप लोगों का जीवन स्तर बराबर हो जाएगा। जीवन स्तर, मेरे सवाल को समझिए बजरंग मुनि जी, मैं कह रहा हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ। अचानक कोई आपदा हो जाती है, जब टैक्स से वसूली गई जो राशि होती है उसके आधार पर हम जो है तय करते हैं कि इतना इतना इस व्यक्ति को सहायता राशि दी जा सकती है। अब हमारे पास जमा पूंजी नहीं है, ऐसे में हम क्या करेंगे? क्या हम बहुत कमजोर नहीं हो जाएंगे? नहीं, हम 2000 रुपया देना बंद कर देंगे। ये कोई हम 2000 रुपया उनका हम अधिकार तो नहीं दे रहे हैं, हम तो उनको सब्सिडी दे रहे हैं। चलिए, इसको समझना पड़ेगा तो क्योंकि सब्सिडी दे रहे हैं। हाँ। अचानक, अच्छा आप ये सोचिए कि आपको किसी चीज की लत है और उसको अचानक रोक दिया जाए, तो आपको नहीं लगता है होड़ मच जाएगी? नहीं, आखिर और क्या उपाय है? यही तो आपको, देखिए, जिस चीज को आप ला रहे हैं, जिस चीज को आप सामने दे रहे हैं, उसका आपको प्लस और माइनस दोनों पता होना चाहिए। अब जिस चीज को आप कह रहे हैं कि इसको भाई लाया जाए, इसका इम्प्लीमेंट किया जाए, तो अगर ये नुकसान होगा तो आप कैसे इसको करेंगे? इस पर भी तो आपने रिसर्च किया होगा। देखिए, हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, एकाएक आग लग जाए तो हमको अपनी चर्चा रोक करके आग बुझाना पड़ेगा, प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। तो जब वैसी परिस्थिति आपातकाल जब आएगा तो आपातकाल में हम बंद करेंगे। अभी ये तो हो गया आपातकाल, तो आपको ये पता होगा कि आपातकाल की सेवाओं के लिए अग्निशामक यंत्र लगते हैं, अग्निशामक चीजें लगती हैं। जिस व्यक्ति को दुर्घटना में ग्रस्त हुआ है उसको अन्य अगले कई वर्षों तक वो क्योंकि काम नहीं कर पाएगा तो उसको भी कुछ सहायता राशि, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो तैयारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। ऐसे सिचुएशन में आपने क्या कर रखा है कि चलिए ठीक है 2.5 गुना कर देते हैं, समानता का अधिकार बराबर कर देते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होगा जो है, तमाम चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये जो बैक पॉइंट जो जरूरत है हमारी उसको कैसे पूरा करेंगे? नहीं, जरूरत क्या, उसको तो हम बंद कर देंगे उस समय आपातकाल में। जब आग लग जाएगी
तो आग लग जाएगी तो हम लोग उस समय पानी का उपाय करेंगे। उस समय ये थोड़े उपाय करेंगे कि हमारा भट्टा सूख रहा है, खेत में पानी का उपाय करेंगे। तो आप भी जान रहे हैं कि पानी के उपाय के लिए आपको कुछ आर्थिक स्थिति, आर्थिक जरूरत पड़ेगी। नहीं, जो पानी अभी हमारे पास उपलब्ध है, जिससे हम अभी खेत में सिंचाई कर रहे हैं। ठीक, मैं आपके जवाबों को समझ गया। मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे और अंदरूनी पहलू हैं जिस पर और गहन अध्ययन करना चाहिए, तब भी शायद मुझे लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि आपके ठीक सोच विचार आपके ठीक हैं इस विषय पर। अब जरा आगे चलता हूँ राजनीति पर। ठीक, आप ये समझिए कि वर्तमान जो स्थिति है राजनीति की, इसमें क्या कुछ संशोधन होना चाहिए? संविधान को छोड़ के बोल रहा हूँ, राजनीतिक स्तर पर कुछ संशोधन होना चाहिए, पार्टियों में कुछ संशोधन होना चाहिए, या पार्टी के व्यक्तिगत व्यक्तियों में कुछ संशोधन होना चाहिए? देखिए, जो भारत की राजनीति अभी चल रही है, हाँ, ये पिछले 70 वर्षों को अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में ठीक इसके विपरीत चल रही है। ठीक है। क्योंकि पिछले 70 वर्षों तक भारत में ऐसा लगता था कि सांप्रदायिक सरकार थी, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त था, और ये लगता था कि जैसे हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जा रहा है 70 वर्षों तक। अब जो नई सरकार आई है, यह सरकार ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर ना रखते। ये खतरा है। मेरा ये सोचना ये है कि इस खतरे को एकदम टाल देना चाहिए। पिछली जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी गलत थी, और वर्तमान में अभी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आगे चल करके खतरा जरूर है कि कहीं मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर ना रखा जाए। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि तत्काल कॉमन सिविल कोड लागू हो जाए, हिंदू मुसलमान का कोई भेद न रहे, औरत मर्द का भेद न रहे, व्यक्ति एक इकाई हो जाए और सबको समानता का अधिकार हो जाए, तो फिर आगे कोई खतरा नहीं रहेगा हिंदूकरण और मुस्लिमकरण। अच्छा, आपको भी लगता है कि कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम ही राजनीति एक बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से अब तक का? क्या किसी और विषय पर बात चर्चा नहीं हो पाती कभी राजनीति में? क्या संशोधन होना चाहिए, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल कॉमन सिविल कोड होना चाहिए देश में। कॉमन सिविल कोड हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम की अलग विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे, अलग पहचान खत्म हो जाएगी, कानून का कोई प्रश्न नहीं रहेगा, धर्म निरपेक्ष हो जाएगा भारत। इसके बाद मस्जिद मंदिर ये सब सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो कॉमन सिविल कोड अगर लागू कर दिया जाए, यहाँ तक कि महिला और पुरुष, आदिवासी गैर आदिवासी, सारा झगड़ा खत्म। कॉमन सिविल कोड माने खत्म हो जाएगा। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार, ऐसे में भूपेश बघेल क्या लगते हैं, गांधीवादी हैं? देखिए, मैं गांधीवाद पर तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा भूपेश बघेल के बारे में, लेकिन भूपेश बघेल जो काम कर रहे हैं पिछली सरकार की तुलना में ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे गोबर का मामला। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप इसी राज्य में इस कारण जो है आप भूपेश बघेल की वाहवाही कर रहे हैं, किसी काम से प्रभावित हुए, ऐसा कुछ है? नहीं, आप ये सोच लीजिए कि इसी राज्य में ही रहते हुए तो मैं 18 महीना जेल में रहा हूँ इंदिरा गांधी के, तो इसलिए ये तो आरोप नहीं लग सकता है राज्य का। जब विरोध करने की बात तो विरोध किया। आप जेल में भी कहाँ शांत थे? जेल के बाहर निकले तब तो और आप जो है तमाम चीजों पर अभिक्रियाएं। नहीं, जब मैं जेल से बाहर निकला तो फुल पावर में था उस समय। मैं था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने यहाँ का, 7 साल रहा, तो मैं पूरे पावर में था। और मैं ये कह सकता हूँ कि सत्ता की ताकत से किसी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं है। तो उतना पावर रहने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाया, और तब मैंने राजनीति छोड़ी सन 84 में। तो मैं अभी भी कह सकता हूँ कि समाज जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य की ताकत से समाज की समस्याएं हल नहीं होगी। राज्य तो केवल सुरक्षा और न्याय तक आपको दे सकता है, बाकी सारा तो आपको समाज से लेना पड़ेगा। लेकिन राज्य लगातार ताकतवर होता जा रहा है, ताकतवर होता जा रहा है, परिवार को कमजोर कर रहा है, समाज को तोड़ रहा है, वर्ग विद्वेष बढ़ा रहा है, चाहे वो सरकार पिछली हो या नहीं हो, कोई भी, सब लोग डालो और राज्य करो। ठीक है, इसी पर चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा एक हास्यप्रद बात कर लेता हूँ।
परिवार के साथ मनमुटाव रहा है, क्योंकि शुरू से कभी घर छोड़ो फिर कभी घर आओ, कभी जो है धर्म छोड़ो धर्म फिर पकड़ो, तो नहीं, मेरा परिवार से मनमुटाव नहीं रहा है। हाँ, नहीं परिवार वालों का आपसे? नहीं, परिवार वाले मेरे से थोड़ा सा दुखी तो रहे, क्योंकि उन लोगों को ये लगता था कि ये पैसा कमाएंगे तो बिरला से भी आगे निकल सकता है। अच्छा, इतना उन लोगों के मन में कल्पना थी। और फिर उनको लगा कि ये तो बिल्कुल हमारे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हम लोगों की सुख सुविधाओं पर। मैं ये समझता था कि गांधी, बिरला और नेहरू अगर तीन में से एक बनना होगा तो मैं गांधी बनूंगा। ये नेहरू और बिरला बनने में क्या मतलब है, ये पावर और धन। तो मैं उस लाइन पर जाना चाहता था और परिवार जो था वो हमको बिरला बनाना चाहता था। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों के बीच में माने भेद था, लेकिन परिवार ने हमारा साथ दिया है हमेशा। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा परिवार अभी ठीक स्थिति में है और आदर्श है समाज के लिए। मतलब और तो लोगों से परिवार अब आपको गांधीवादी समझता है, मतलब गांधी समझते हैं, गांधी के स्वरूप पर पद चिन्हों पर समझते हैं, या आज भी बिरला एक प्रारूप? नहीं, परिवार ये मानता है कि भाई जिस भी लाइन में जा रहे हैं वो लाइन गलत नहीं है। यद्यपि हमारे परिवार के लोग हमारी लाइन पर नहीं चलते हैं, वो चलते हैं अपने माने पैसे के लाइन पर, आर्थिक, और मैं हूँ वैचारिक लाइन पर। लेकिन हमारे अंदर में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई बाधा नहीं है उन लोगों की तरफ, और न मैं कोई बाधा पैदा करता हूँ। ठीक है, अब एक सवाल लेता हूँ राजनीति से जुड़ा हुआ। एक दौर था जब आप दिल्ली में कई जगहों पर जो है अपना जो है पैर पसार रहे थे, लगातार जो है अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से तमाम चीजों पर खोजबीन कर रहे थे। तभी आपने जो है बड़ा सवाल खड़ा किया और प्रतिभा पाटिल को आपने कहा जो है कि आपकी जो है वेतन क्यों बढ़ा दी गई, क्यों बढ़ाया आपने वेतन, क्या हुआ था उस समय और क्यों आपने ये सवाल किया था? जो नहीं, मैंने मुलाकात भी हुई थी, जरा बताइए। अरे हम लोगों ने जब ये तय किया कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए शुरुआत कहाँ से किया जाए? ठीक है, तो शुरुआत मैं देखिए मनमोहन सिंह का प्रशंसक था उस समय भी और आज भी हूँ। लेकिन हमको ये लगा कि मनमोहन सिंह स्वतंत्र नहीं है, तो इसलिए हमको शुरुआत करनी चाहिए राष्ट्रपति से। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा और उन्होंने पूरा समय भी दिया और खूब ध्यान से वो सुनी भी मेरी बात को। और जब हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आज समाज की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है और आपका वेतन लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको तो कम से कम विरोध करना चाहिए क्योंकि आप तो गांधीवादी हैं। तब उन्होंने ये कहा कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं अपना वेतन न बढ़ा सकती हूँ न घटा सकती हूँ, हमको तो जो सरकार जिस तरह करती है, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दे रही हूँ कि मुझे जो बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा वो सारा मैं समाज में खर्च कर दूंगी, अपने घर में एक पैसा भी नहीं लाऊंगी। तो हम लोगों को थोड़ा सा आश्वस्त हुए हम लोग कि किसी राष्ट्रपति ने इतनी बड़ी अगर बात कही है तो उन्होंने ठीक कहा है, तो हम लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, विषय पर आता हूँ। भाषा, लगातार बड़े बड़े चाहे नेता रहे हों या फिर कोई साहित्यकार रहा हो, संस्कृति के से जुड़े हुए लोग रहे, ये एक बात सामने आती है कि भाषा को जो है, हिंदी भाषा को कोई कहता है कि राष्ट्र की भाषा बना दी जाए, व्यापारिक ग्रुप जो है वो कहता है कि इंग्लिश को राष्ट्र की भाषा बना दी जाए। क्या लगता है आपको इस विषय में? नहीं, मैं तो बहुत पहले से लिखता भी रहा हूँ, बहुत पहले से, और बोलता भी रहूं कि भाषा हमेशा श्रोता तय करता है, वक्ता तय नहीं कर सकता है। सुनने वाला अगर हिंदी जानता है तो हम हिंदी में बात करेंगे, अगर वो हिंदी नहीं जानता है, अगर वो हिंदी की जगह उर्दू जानता है, अंग्रेजी जानता है, मान लीजिए वो गूंगा बहरा है, तो हम इशारे में बात करेंगे, हम हिंदी में थोड़े बात करेंगे। बेमतलब के अटल जी गए विदेश में जाकर के संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषा, ये सब बेमतलब की बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए। राज्य अपनी मतलब केंद्र सरकार अपनी एक भाषा तय कर ले, और मेरी क्या भाषा हो, मेरे परिवार की क्या हो,
या छत्तीसगढ़ की कौन सी भाषा है, छत्तीसगढ़ सरकार अपना तय करेगी। अपनी अपनी भाषा प्रत्येक व्यक्ति को तय करने दीजिए। किसी को इसमें दादागिरी नहीं करनी चाहिए कि तुमको इस भाषा में बोलना है कि इस भाषा में बोलना है, सबको। चलिए अब एक और सवाल शिक्षा से जुड़ा हुआ, क्या लगता है वर्तमान जो शिक्षा का स्तर है ठीक है? केंद्र सरकार 2 साल पहले ये घोषणा करती है कि शिक्षा में बदलाव होगा, तमाम स्तरों में बदलाव होगा। 2014 के बाद से जब मोदी की सरकार आई, तमाम रिसर्च सेंटर से जुड़े, रिसर्च सेंटरों से निकले हुए तमाम लोगों ने ग्राउंड स्तर पर रिसर्च किया। उसके बाद वो उन्होंने तमाम शिक्षा की नीति लाई, अभी तक इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है शिक्षा का स्तर कहाँ है, किस प्रकार से बदलाव होना चाहिए? देखिए, जो शिक्षा का मामला है, हाँ। तो शिक्षा लगातार बढ़ रही है, भारत में भी, दुनिया में भी तेजी से बढ़ रही है और ज्ञान घट रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं, श्रम पर टैक्स लगे, गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों पर टैक्स लगे, हल जोतने वाले पर बेचारे पर टैक्स लगे और शिक्षा पर खर्च किया जाए, ये तो पूरा पूरा घपला है एकदम से। मेरा ये मानना है ये है कि शिक्षा को से सरकार को एकदम निकल जाना चाहिए। शिक्षा राज्य का विषय नहीं है, ये समाज का विषय है। राज्य उससे बाहर हो जाए, लेकिन वो लोग अनावश्यक शिक्षा में दखल देते रहते हैं। राज्य माने सरकारें, सरकारों को शिक्षा में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देना चाहिए और शिक्षा का स्तर जो बढ़ रहा है उसके हम विरुद्ध नहीं है, लेकिन ज्ञान का स्तर घटना नहीं चाहिए जैसा कि घट रहा है। ठीक है, तो क्या करें कि ज्ञान के स्तर और शिक्षा के स्तर में एक समानता हो और विश्व पटल, क्योंकि विश्व पटल पर जगत गुरु बन जाएंगे सिर्फ कहने से नहीं होगा। ज्ञान में क्या किया जाए कि ज्ञान और शिक्षा दोनों का स्तर समान हो, साक्षरता का भी स्तर समान हो शिक्षा के साथ। देखिए, ज्ञान जो होता है वो ज्ञान मिलता है, शुरुआत होती है परिवार से, ठीक, तो और शिक्षा मिलती है स्कूल से। तो सबसे पहले अगर आप ज्ञान को विस्तार देना चाहते हैं साथ साथ, तो परिवार को मजबूत करना पड़ेगा। परिवार को आपने संवैधानिक अधिकार ही नहीं दिए कोई भी, तो परिवार बेचारा लगातार टूट रहा है। उल्टा महिला और पुरुष के बीच में बांट दिए। अब महिला और पुरुष में यदि आपस में कटुता पैदा हो जाएगी, थोड़ा सा मतभेद हो जाएगा, क्या संस्कार पड़ेंगे बच्चों के ऊपर, कौन सा ज्ञान मिलेगा बच्चों को? इसलिए मेरा ये कहना ये है कि परिवार को थोड़ा सा मजबूत होने दीजिए और सरकार का दखल परिवार में ना हो। तो मैं तो ये मांग करता हूँ हमेशा कि परिवार, गांव, इनको संवैधानिक अधिकार दे दिए जाए, जो वर्तमान में नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा भाषा पर एक चीज छूट गया था, मैं ये समझना चाहता हूँ। लगातार चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे राज्य की सरकार रही हो, आप एक चीज पर अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि हिंदी भाषा के जो स्कूल थे उसको लगातार जो है इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर मैं किसी दूसरे राज्य में ना जाऊं, छत्तीसगढ़ में ही देखूं, तो स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसको लगातार जहाँ पे भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री वहाँ ये कह रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है ओपन होगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, तो अंग्रेजी को इतना बढ़ावा दें, क्या सिर्फ पैसा ही एक विषय है वर्तमान में? ये देखिए, लोगों का चूंकि अंग्रेजी में नौकरी मिलना ज्यादा आसान है, वही मैं कह रहा हूँ। क्या सिर्फ व्यापार को देखते हुए, क्या सिर्फ पैसा को देखते हुए भाषा इंग्लिश ही चुने? ये सही बात है कि हमारे अंग्रेजी के प्रति लोगों में आकर्षण है और वो आकर्षण इसलिए है कि वहाँ उनको नौकरी मिलना आसान है, इसलिए लोग अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं। जब हम ऊपर से ये कर देंगे कि नहीं, नौकरी के लिए अंग्रेजी का आकर्षण नहीं, हिंदी का आकर्षण रहेगा, तो हिंदी स्कूल खुलने लग जाएंगे, अंग्रेजी स्कूल बंद हो जाएंगे। ये तो ऊपर से, मतलब सरकार की तरफ से अगर कोई नीति इस तरह की बनती है जो वर्तमान में कुछ आपको नहीं लगता आपको इस विषय पर भी कुछ रिसर्च करना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें लानी चाहिए जिसको आप सरकार को बता सकें कि नहीं, आप अगर ऐसा करते हैं तो कुछ इसमें बदलाव देखना? नहीं, मैं तो सरकार को ये सलाह देता हूँ कि भाषा के मामले में भी सरकार को कोई दखल नहीं देना चाहिए। भाषाओं को कंपटीशन करने दीजिए आपस में, और भाषाएं को अगर स्वतंत्र कंपटीशन होगा
तो हिंदी अपने आप स्थापित हो जाएगी। हिंदी का वो सरकार को हिंदी का प्रचार नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए, कंपटीशन करने दीजिए स्वतंत्रता पूर्वक। लेकिन जब सरकार किसी के पक्ष में खड़ी हो जाती है तो विपक्ष उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, तब ये विवाद पैदा हो जाता है। विवाद को ही खत्म कर दिया जाए, जो भाषा बोलना चाहे बोलने दीजिए। क्षेत्रीय भाषा बोलना चाहता है, अंग्रेजी बोलना चाहता है, उर्दू बोलना चाहता है, जो बोलना चाहता है बोलने। मेरा मत तो यही है। चलिए अब एक अंतिम सवाल पर जाऊंगा, और लगातार जो है ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना हुआ है, लाउड स्पीकर। लगातार हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय को ये बोल रहे हैं लाउड स्पीकर हटा दीजिए, कोई ये कह रहा है कि लाउड स्पीकर दोनों जगह से हटा दीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने, आपने देखा है हाल ही में क्या किया। क्या होना चाहिए असल में लाउड स्पीकर को लेकर के, आपके मत क्या है इस पर? नहीं, मेरा मत तो वही है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने जो किया वो सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या सिर्फ मुस्लिमों के ही हटाया जाए, हिंदू नहीं? वहाँ तो सबके लिए हटाया गया। किसी एक राज्य से ही अगर पेट की कटौती करने से पूरा राज्य सुधर जाएगा? नहीं, धीरे धीरे ये आवाज, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी दखल दे रहा है। देखिए, सीधी बात ये है कि भारत के मुसलमानों को भी कॉमन सिविल कोड तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा जिस तरह हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो रहा है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर कॉमन सिविल कोड स्वीकार कर लेंगे, बराबरी के आधार पर अगर तैयार हो जाएंगे रहने की, क्योंकि लाउड स्पीकर कोई धार्मिक चीज तो है नहीं कि कोई कुरान से है या कोई धार्मिक है। हम लोग के टाइम में तो पहले नहीं था लाउड स्पीकर, ऐसे ही मियाँ जी चढ़ करके ऊपर में और वहीं से अरे अजान दे देते थे। अब ये लाउड स्पीकर शुरू हुआ है। आपकी किताब है एक निवेदन, ठीक है, इसको जितना मैं समझ पाया हूँ, ये अगर ऐसे पढ़ी जाए, ऐसे देखिए इस आधार पर, तो मुझे लगता है कि ये वही व्यक्ति पढ़ पाएगा जो समाज को ऐसे देखता होगा। या आपको लगता है कि ये दोनों तरफ से पढ़ी जा सकती है, इधर से भी और इधर से भी? कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि विषय तो अलग अलग है। हाँ, विषय अलग अलग है जरूर, लेकिन विषय के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो बहुत ही अलग है एकदम। तो इसमें करीब 500 विषय हैं इतनी पतली सी पुस्तक में। जहाँ भी आप जहाँ से भी पढ़ेंगे वो उसके पिछला संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए आप कहीं से पढ़ सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से इसको पढ़ सकते हैं। कहीं से भी पढ़े, कहीं से भी, लेकिन मुझे जी दिक्कत ये है ना, जब भी पढ़ते हैं वो इधर उल्टा ही चले जाता है। तो आप ऐसा आज तक कोई रिसर्च किया अपने जीवन काल में जहाँ पर कोई चीज सीधी पढ़ी जा सकी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जो चीज सही सत्य है, जो सत्य है उस पर रिसर्च करने की क्या जरूरत है। जो चीज गलत है उसी पर तो हम रिसर्च करेंगे कि ये चीज गलत है, क्यों गलत है और क्या समाधान है। अगर सही है तो उसका समाधान तो हमको नहीं करना है, वो तो अपने आप समाधान हो रहा है। तो जो चीज अपने आप समाधान हो रहा है उसमें हमको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मैंने वही बातें लिखी हैं जो वर्तमान समय में गलत है। जो सही है उसमें मेरा काम प्रवचन देना या कोई उपदेश नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर तो ये है कि जो कुछ भी दुनिया में या भारत में गलत है और जिसको अभी आप सही समझ रहे हैं, उस पर मैंने कहा है कि ये बात गलत है, उसका कारण गलत होने का ये है, उसका परिणाम ये है और उसका समाधान ये है। समाधान भी मैंने लिखा है हर बात का, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने समाधान ना लिखा हो। समाधान भी इसमें लिखा हुआ है पूरा का पूरा। इसलिए इसको तो आप ये मानेंगे कि ये बिल्कुल उल्टी किताब है। जो कुछ समाज में आपको दिख रहा है, चल रहा है, ठीक उसका उल्टा है 100%। तो आपको नहीं लगता कि अगर एक किस वर्ग का पहले व्यक्ति पढ़ सकता है इस किताब को? ये जो किताब है, इस किताब को वास्तव में तो हर आदमी पढ़ सकता है, क्योंकि इतनी साधारण भाषा है। ये कोई वर्ग मतलब नहीं है, ये कोई भी वर्ग का आदमी, उम्र किसी उम्र का भी प्रश्न नहीं है। इसको बच्चे भी पढ़ सकते हैं, IAS भी पढ़ सकते हैं। अगर तो आपको नहीं लग सकता, आपको नहीं लगता कि अगर कम उम्र का व्यक्ति पढ़ ले तो कहीं न कहीं रास्ता भटक सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो उन चीजों पर रिसर्च करने लग जाए जो सरकार की चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं
और उसको लग रहा है नहीं ये गलत है, ये मुनि जी से एक बार पूछ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है एक बार इसमें गड़बड़ी है जो है, इसको इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए, मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि इस पुस्तक का केवल एक लाइन का उद्देश्य है, शराफत से समझदारी की ओर। शराफत छोड़ो, समझदार बनो। ये पुस्तक जो पढ़ेगा उसकी शराफत कम होती चली जाएगी और वो समझदारी की ओर बढ़ता चला जाएगा। यही इस पुस्तक का उद्देश्य है और इसी के यही हम लोगों ने इसको पुस्तक के हिसाब से लिख कर दिया। अब हमारे दोस्त, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो ये समझ रहे होंगे कि आखिरकार शराफत और समझदारी में क्या अंतर है। तो पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपसे इस विषय पर सवाल किया था, उसका बखूबी से जवाब दिया बजरंग मुनि। आप वहां जाकर के इस प्रश्न का जवाब जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार शराफत और समझदारी में बेसिक अंतर क्या है, क्यों कह रहे हैं शराफत और समझदारी की ओर जाना चाहिए। तो आज हमने तमाम विषयों पर चर्चा की। जिस सिक्के के इस पहलू पर हम जहां इधर देखते हैं वही ये बजरंग मुनि है जो सिक्के के इस पहलू पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। और लगभग मुझे लगता है 60 से ज्यादा ऐसे वर्ष हो गए होंगे जब तक आप रिसर्च जो है विभिन्न जाके प्रदेशों में आपने किया होगा, चाहे वो दिल्ली, उत्तराखंड रहा हो। आपने उत्तराखंड में भी कुछ समय बिताया, लगभग 2 साल से 2 वर्ष। लास्ट में तो वहीं गंगा किनारे जाकर के फाइनल किया। तो ऋषिकेश में रह करके और उसके बाद फिर दिल्ली में, फिर रामानुज जो गंज जिला है वहां पर भी, मतलब तमाम ऐसे प्रदेश जहां पर तमाम प्रकार की जो है, चाहे राजनीतिक चाहे समाज शास्त्र से जुड़ा रहा हो, क्योंकि समाज वैज्ञानिक कहते हैं अपने आप को। तो ये सभी विषयों पर रिसर्च करने के बाद ये किताब लिखी गई है जो है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें और ये समझें कि आखिरकार बजरंग मुनि अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। मैं इस किताब का प्रमोचन या विमोचन तो नहीं कर रहा हूँ, या इसका कोई, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये लेना ही चाहिए, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप समझें कि आखिरकार बजरंग मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं। पिछली बार मैं थोड़ा समझ पाया था, मुझे लगता है कि अभी मैं थोड़ा सा ही समझ पाया हूँ। आपको भी लग रहा हो? ठीक है, ये तो ऐसा है कि भाई ये तो धीरे धीरे हो सकता है कुछ बातें मैं गलत होऊंगा तो आपके प्रश्नों से मैं अपने अंदर सुधार करूंगा। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी मनुष्य हूँ, तो इसलिए कुछ चीजें मैंने सुधर भी सकती है। हो सकता है कि आपके विचारों में कुछ बदलाव आवे। ये तो सब देखिए, ये सब तो चलता रहेगा ये, लेकिन ठीक दिशा में, मैंने चर्चा जो है वो ठीक दिशा में है। ठीक, तो जिन विषयों पर बात हुई आपने ये भी देखा कि वो व्यक्तिगत रूप से बजरंग मुनि के सारे जवाब थे। इसमें News+21 का जुड़ा हुआ कोई भी स्वरूप नहीं है, ये आप मैं एक लाइन और जोड़ दूं इसमें। ये जो मैंने पुस्तक लिखी है, अगर कोई भी इस पुस्तक को बनाना चाहेगा तो उसको निःशुल्क जाएगी और वो पढ़ने के बाद उचित समझे तो हमको पैसा भेज सकता है। हमारे तरफ से कोई हम पैसा की मांग नहीं करेंगे उससे, लेकिन मैं जानता हूँ कि पढ़ने के बाद लोग भेजते ही हैं, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, मैंने इसका नहीं रखा है। चलिए, तो बजरंग मुनि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्हीं 2 पत्नियों के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमः दीन बंधु दीनदानी। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग मुनि जी, आपने अपना मूल्यवान समय दिया News+21 के लिए। शुक्रिया, अलविदा। ऐसे ही देखते रहिए News+21, आपसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऐसे ही साझा करते रहेंगे। शुक्रिया। बजरंग मुनि